हेलो गाइस, आ गया हूँ मैं आपके सामने लेकर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का थर्ड चैप्टर का फुल फ्लेज्ड वीडियो लेकर। जी हाँ गाइस, पूरा चैप्टर सिर्फ इसी वीडियो में कवर करेंगे। कोई पार्ट्स नहीं होंगे। आपको जब भी रिवीजन करनी हो या फिर आप वो चैप्टर पढ़ने के पहले भी आकर ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। गाइस, ये एक्चुअली तो एनटीएससी का एक पार्ट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनटीएससी में, या फिर मैं कहूँगा चैप्टर से ज़्यादा इस चैप्टर में एक ऐसा पेज है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज, हम थर्ड चैप्टर यानी अप्लाइड हिस्ट्री शुरू करते हैं फिर। तो गाइज, फिर अभी शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज़ अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स, अप्लाइड हिस्ट्री एंड आर प्रेजेंट, मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज एंड एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स। सो पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, व्हाट इज़ अप्लाइड हिस्ट्री। सो अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री, यानी अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री भी कहते हैं। अप्लाइड हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर टाइम्स। इसका मतलब है कि अप्लाइड हिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम हिस्ट्री को कुछ इस प्रकार से अप्लाई करते हैं कि वो पीपल को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे फ्यूचर में भी। ये हम पढ़ेंगे गाइस। पहले इतना पोर्शन ख़त्म कर लेते हैं। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ यूजफुल as it can provide guidance in finding solutions to contemporary social issues and incorporate them in the social planning। जो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री है गाइस, जो हिस्ट्री का नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है। कोई भी अगर कंटेम्प्रेरी जो भी सोशल इश्यूज रहे या फिर सोशल वर्ल्ड में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स रहे उसके सॉल्यूशंस निकालने में। Knowledge of history is essential for this purpose. Yes, the projects and programs related to applied history can create opportunities for people to participate along with the technical experts. जो भी प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स रहते हैं अप्लाइड हिस्ट्री से, वो काफ़ी सारे नॉर्मल लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं कि वो इस मतलब ये इसकी जो भी स्टडी है इसमें पार्टिसिपेट कर सके टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ। देयर पार्टिसिपेशन इन द कैपेसिटी ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग म्यूजियम्स एंड एंशियंट साइट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मतलब उनका जो पार्टिसिपेशन है इन द कैपेसिटी ऑफ टूरिस्ट, मतलब उनको म्यूजियम्स और एंशियंट साइट्स भी विजिट करने चाहिए। टूरिज्म क्रिएट्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमॉन्ग पीपल। ये तो आपने भी कई जगह पर नोटिस किया होगा गाइस कि आपको घूमना काफ़ी अच्छा लगता है, भले ही वो हिस्टोरिकल प्लेस क्यों ना हो। अगर आपके सामने कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस से लिखी मतलब उसे भरी हुई इन्फॉर्मेशन एक पेपर पर लिखकर आपको पढ़ने को दे दे तो आपको वो नहीं पढ़ना अच्छा लगेगा। पर वही अगर आप उस जगह पर जाकर उस जगह को देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उसमें। तो दे कैन वॉलंटियर टू पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ देयर ओन सिटी और टाउन और विलेज। इससे काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं उनके खुद के सिटी और टाउन और विलेज के। तो पहले अब ये देख लेते हैं, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो वाला सेक्शन, पब्लिक हिस्ट्री। पीपल हैव अ लॉट ऑफ मिसगिविंग्स अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। लोगों के दिमाग में काफ़ी अलग अलग चीज़ है कि जो भी नॉलेज ऑफ हिस्ट्री है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री इज़ यूजली थॉट एज अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर हिस्टोरियंस एंड स्टूडेंट्स विशिंग टू परस्यू हायर स्टडीज इन द सब्जेक्ट एंड नॉट पर्टेनिंग टू प्रैक्टिकल लाइफ। हिस्ट्री एज अ फील्ड ऑफ नॉलेज डज नॉट हैव एनी एप्लीकेबिलिटी टू इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव फील्ड्स। यानी हिस्ट्री को एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जो सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरियंस और स्टूडेंट्स ही जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं, पर ऐसा नहीं है। और उसको ऐसा भी माना जाता है कि हिस्ट्री एज अ फील्ड ऑफ नॉलेज डज नॉट हैव एनी एप्लीकेबिलिटी टू इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव फील्ड्स। यानी जो भी इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव फील्ड्स है उसमें हम हिस्ट्री को एप्लीकेबल यानी अप्लाई नहीं कर सकते। और ये कुछ मिसगिविंग्स है गाइस। Public history helps to overcome such misgivings and makes history meaningful in everyday life, connecting people to history। जो हमारी पब्लिक हिस्ट्री है यानी जो डे टू डे वाली जो हिस्ट्री है, हेल्प्स टू ओवरकम सच मिसगिविंग्स, यानी जो ऐसे रूमर्स है उसको हटाती है और
और हिस्ट्री को रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल बनाती है, जिससे हर एक इंसान हिस्ट्री को खुद से कनेक्ट कर पाता है। देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड वेयर वेरियस कोर्सेस इन पब्लिक हिस्ट्री आर ऑफर्ड। काफ़ी ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी है अब्रॉड जहाँ पब्लिक हिस्ट्री के बहुत सारे कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं लोगों को। सृष्टि इंस्टीट्यूट और सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इज़ एन इंस्टीट्यूट एट बेंगलुरु कर्नाटका। और यहाँ पर आ गया गाइस एक बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज़रूर आपको पूछा जा सकता है, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके रखिए कि सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी ये एक इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु कर्नाटका में। दिस इंस्टीट्यूट हैज़ एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नेम्ड सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। इसमें एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको हम कहेंगे सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। दिस डिपार्टमेंट हैज़ टेकन अप वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। यहाँ पर पब्लिक हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और रिसर्च होती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं गाइस। तो ये है हिस्ट्री इज़ अबाउट द पास्ट इवेंट्स। द वे आर प्रेजेंट लाइफ स्टाइल इज शेप्ड इज डिपेंडेंट ऑन द हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, ये तो हमें पता है। और हम आज की हमारी ज़िंदगी जिस तरीके से जीते हैं वो ये सब कुछ जो कुछ भी इवेंट्स में हुआ था, वरना एग्जांपल देता हूँ, हमें इंडिपेंडेंस मिला इसलिए आज हम इतने ज़्यादा फ्री है। अगर आज भी हमारे पास इंडिपेंडेंस नहीं रहता था तो हम इतना शायद से फ्री नहीं होते थे। तो ये एक एग्जांपल है कि वो जो हुआ था, हमें जो इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, वो जो कुछ भी प्रोसेस हुई थी वो एक हिस्टोरिकल इवेंट है। और ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट्स की चेन होती है जिसकी वजह से आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं इसको शेप मिला है। नेक्स्ट, historical events relate to various fields like politics, social and religious structure of a community, philosophy, technology and science etc. मतलब इन सारे फील्ड्स से हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेट करते हैं। ईच ऑफ दीज फील्ड्स हैव देयर ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज। ईच ऑफ मतलब हर एक फील्ड में हम मतलब हर एक फील्ड की अलग अलग हिस्ट्री है जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलता है। The direction of future development in every field is dependent on the state of available knowledge. इसका मतलब है कि हर एक फील्ड में जो भी डेवलपमेंट होने वाला है, मतलब आने वाले समय में जो कुछ भी होने वाला है, वो सब कुछ उसके बारे में हमने करेंटली कितना डिस्कवर किया है, हमारे पास अभी उसके बारे में कितना ज़्यादा नॉलेज है, ये उस पर डिपेंड करना है। यानी फ्यूचर में वो जो भी सेक्टर या फिर जो भी फील्ड है वो कहाँ जाएंगी, यानी वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगी या फिर नहीं करेंगी, ये डिपेंड करता है उसके आज के अवेलेबल नॉलेज पर। अगर आज हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है तो हम फ्यूचर में उसको डेवलप कर सकेंगे। Hence the method of history can prove to be of value in the research of various fields. यानी ये जो हिस्ट्री की जो मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में कामगार साबित हो सकती है। सो कौन सी है वो फील्ड्स वो देखते हैं। तो फिलॉसफी से शुरू करते हैं। फिलॉसफी, द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज़। फिलॉसफी की जो भी हिस्ट्री है गाइस, वो काफ़ी सारी जो भी आइडियाज़ आई है, मतलब आज इतने सारे इन्वेंशंस हुए हैं, उसके पीछे कारण क्या था कि जिन्होंने वो इन्वेंशंस किए उनके पास कुछ आइडियाज़ आई होंगी कि हमें ऐसा कुछ परफॉर्म करना चाहिए। तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़िलॉसफी से पता चल सकता है। वो हमें काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है जब भी हमें देखना रहता है कि कोई भी आइडियाज़ की ओरिजिन कैसे हुई थी। द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस गिविंग राइज टू दोज आइडियोलॉजीज एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। और साथ ही साथ सारे कुछ ट्रेडिशंस जो उन आइडियोलॉजीज, मतलब ऐसे ट्रेडिशंस जिनकी वजह से वो आइडियोलॉजीज बनी, और साथ ही साथ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में भी फ़िलॉसफी हेल्प करती है। फ़िलॉसफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब है कि फ़िलॉसफी को एक लैंग्वेज चाहिए ताकि वो जो कुछ भी है फ़िलॉसफी में वो हम तक पहुंच सके। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन,
यानी ये जो फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन है, जो भी मैसेज है या फिर जो कुछ भी है फिलोसॉफी में, वो अंडरस्टैंडेबल रहने के लिए नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज प्रूव्स यूज़फुल। यानी हिस्ट्री की जो लैंग्वेज है, यानी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट हिस्ट्री की लैंग्वेज, मतलब जो कुछ भी हो चुका है, इन शॉर्ट आ जाकर बात वहीं पर आती है गाइस, कि हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ है उन सब का नॉलेज काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ये एक्चुअली बेसिक चीज़ है जो लगभग आपके हर एक चैप्टर में दी हुई है, बस अलग अलग तरीक़ों से। दूसरी फील्ड गई साइंस। द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज। यानी जो कुछ भी डिस्कवरीज हुई है साइंस में, मतलब समझो पहले बल्ब इन्वेंट हुआ, उसके बाद रेफ्रिजरेटर इन्वेंट हुआ, तो ये जो भी सारी चीज़ें है, ये जो सीरियल वाइज चीज़ है, ये हमें कैसे पता चलती है? जब हम पीछे जाकर देखते हैं कि साइंस कैसा था, यानी हिस्ट्री ऑफ साइंस को देखने के बाद हमें पता चलती है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था उन साइंटिफिक डिस्कवरीज का। ने पहले बल्ब इन्वेंट हुआ था कि रेफ्रिजरेटर, और साइंटिफिक डिस्कवरीज ही नहीं, इन्वेंशंस और थियोरीज भी। इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट चेन दैट लेड टू दोज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। इसका मतलब है कि ये हमें उसमें भी हेल्प कर सकती है, मतलब इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट चेन, यानी क्या क्या हुआ था, क्या कॉजेस थे, क्या इफ़ेक्ट्स थे उस डिस्कवरीज के, मतलब जिसके वजह से वो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुई। इट इज़ सेड दैट नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशंस। अब इसका मतलब क्या है? मतलब नीड, जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है इसलिए हम उस पर रिसर्च करते हैं, उसको देखते हैं। मतलब लोगों को अंधेरे में रहना पसंद नहीं था, तभी जाकर वो उनकी, मतलब दे नीडेड द लाइट, तभी जाकर बल्ब इन्वेंट हुआ। उनको नीड थी उजाले की, इसलिए उन्होंने बल्ब इन्वेंट किया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशंस। यानी जब हमें नीड होती है तभी इन्वेंशंस होते हैं। अगर कोई नीड नहीं है तो इन्वेंशंस क्यों होंगे? फिर वो इन्वेंट करने का फ़ायदा ही क्या हुआ? Scientific discoveries or inventions are often the effects of human efforts to fulfill a need and also curiosity. अब इसका मतलब है कि साइंटिफिक डिस्कवरीज जो भी हुई है ये इस कारण हुई है क्योंकि ह्यूमंस ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले वो जो नीड थी उसको पूरा करने में। यानी आपको ये तो पता होगा कि बल्ब तब जाकर बना जब थॉमस एडिसन ने उसको 999 टाइम्स ट्राई किया, तब जाके 1000th टाइम वो बना। तो ये उनके एफर्ट्स थे कि जिसके वजह से वो हमारे लाइट के नीड को पूरा कर सके। देन दीज एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज। ये एफर्ट्स इसलिए हुए क्योंकि उसके पहले उनको कुछ नॉलेज मिला था, क्योंकि उसके पहले भी ऐसे एक दो ट्राइज हो चुके थे कि कैसा करें। मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू समझा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल थ्रू आपको याद रहेंगी ये चीज़ें। भले ही इतना डिटेल में थ्योरी ये जो है ये एनटीएससी में नहीं पूछा जाएगा, पर अगर आप एक स्टेट बोर्ड स्टूडेंट है तो आपके एग्ज़ाम पेपर्स में ये सवाल ज़रूर आएंगे गाइस। तो ये जो मतलब एनटीएससी वाले भी है वो भी देख लीजिए, और जो स्टेट बोर्ड वाला है वो भी देखिए, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम की है। Knowledge of history of science helps in understanding the factors that facilitated a scientific discovery or invention and also its chronology. और गाइस फिर यहाँ पर फिर से वही इसका मीनिंग है कि जो भी हमारे साइंस की हिस्ट्री की हमको जो भी नॉलेज है उसी ने हेल्प किया कि हम क्रोनोलॉजी समझ सके साइंटिफिक डिस्कवरी की। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ गाइस कि ये वही चीज़ फिर से आती है, बस अलग अलग तरीक़ों से आती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टेक्नोलॉजी। द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस एंड देयर कॉजेस इन द फील्ड ऑफ। यानी पहले तो इतना बता देता हूँ कि जो भी टेक्नोलॉजी की जो भी हिस्ट्री है, यानी पहले की जो भी टेक्नोलॉजी थी, अभी की जो भी है, ये पहले की जो है मतलब हिस्ट्री जो है टेक्नोलॉजी की, वो हमें हेल्प करती है कि कौन से चेंजेस हुए और किस लिए हुए वो ये समझने में। अब कौन से फील्ड्स में? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन,
architecture, engineering, etc. Scientific discoveries or inventions and technological advancement are mutually dependent on each other. यानी ये तो हमें पता है गाइस. अब मैं आपको एक एग्जांपल की तरह से समझाता हूँ. आई होप सो आप सबको जेम्स कैमरॉन पता होंगे. अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ. जेम्स कैमरॉन वो है गाइस जिन्होंने टाइटैनिक जैसी आइकॉनिक फिल्म बनाई है. अब आपको इसी से मैं एक एग्जांपल देता हूँ. अब जब 1997 में टाइटैनिक रिलीज़ हुई थी, तभी उससे 2 साल बाद जेम्स कैमरॉन को एवेतार नाम की फ़िल्म बनानी थी. अब ये तो आप में से कई लोगों ने देखी होंगी. ये एक्चुअली एंड गेम, एवेंजर्स एंड गेम के पहले तक वर्ल्ड की नंबर 1 ग्रॉस्ड फिल्म थी. पर ये क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि क्यों 2 साल बाद उन्होंने रिलीज़ नहीं की ये फिल्म. ये उन्होंने काफ़ी लेट रिलीज़ की क्योंकि तब टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो उस साइंस फिक्शन फिल्म को बना सके. तो ये तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है इस एग्जांपल से कि अगर आपको कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज या इन्वेंशंस में, मतलब उसमें आपको अगर सक्सेस लेना है, अगर आपको उसमें प्रगति करनी है, तो आपके पास उतनी सफिशिएंट या फिर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी भी होना ज़रूरी है. तो अब नेक्स्ट चलते हैं गाइस. आई होप सो आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया. कहा था गाइस मैं, एंड टेक्नोलॉजी एडवांस है म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर यानी वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. Knowledge of science and technology was very important at every step, from the making of stone tools to agricultural production in the evolution of mankind. फिर से वही बात गाइस कि नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी नॉलेज है हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक स्टेप पे. और ये सिर्फ अभी की बात नहीं, ये तब से है जब मतलब पत्थर के टूल्स बनते थे एग्रीकल्चर के लिए, और आज बड़ी बड़े ट्रैक्टर्स आ गए, काफ़ी ज़्यादा मशीन्स आ गए एग्रीकल्चरल ही फील्ड में. तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने में कि मैनकाइंड का इवोल्यूशन कैसे हुआ. लैटर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस प्रमोटेड द मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. मतलब कि जो कुछ भी एडवांसमेंट हुआ था साइंस में, यानी जिस प्रकार से साइंस डेवलप हुआ आगे, उसने काफ़ी सारे प्रोडक्शन, मतलब जिस भी फील्ड में जो भी प्रोडक्शन हो रहा था उसका मैकेनाइजेशन बढ़ा लिया. यानी उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा, नई नई मशीन्स आई जिससे वो काम आसान हो गया. It is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanization and the mutual dependence between science and technology. फिर से वही बात गाइस कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री समझने में, हिस्ट्री के बारे में जानने में, क्योंकि वो हमें हेल्प करती है कि ये जो भी डेवलपमेंट ऑफ मैकेनाइजेशन हुआ या फिर मतलब जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है इन सारी मशीन्स में, जो कुछ भी नई नई मशीन्स आई है उसके बारे में समझने में हमको ये हेल्प करता है. और साथ ही साथ साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट है. या फिर मैं तो गाइस कहूँगा साइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेक्नोलॉजी. जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेंगी गाइस, उतना ही ज़्यादा साइंस भी डेवलप होते जाएगा. पर ये गलती से भी पेपर वगैरह में मत लिख कर आना गाइस, क्योंकि ये आपको समझने के लिए मैंने कहा है. नेक्स्ट चलते हैं इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शन एक्सपांड्स विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड. अब गाइस सोशल ट्रांजैक्शंस का मीनिंग क्या होता है? तो सोशल ट्रांजैक्शंस दो लोगों के बीच में कुछ इस प्रकार का इंटरैक्शन होता है जो उन दोनों के बीच के रिलेशंस को सुधारता है. यानी द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शन एक्सपांड्स विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड. जैसे जैसे इंडस्ट्री और ट्रेड बढ़ते गया, वैसे वैसे लोग इधर से उधर ट्रैवल करने लगे, जिससे लोगों का दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन अच्छा होते गया, इंटरैक्शन अच्छा होते गया. It also promotes continuous development of the network of cultural interactions. यानी वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब दो कल्चर्स के बीच में, दो अलग अलग लोगों के बीच में कंटिन्यूस इंटरेक्शन चलते रहता है. इसके वजह से मतलब इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की वजह से पूरा नहीं, पर ये काफ़ी बड़ा रोल उसमें प्ले करता है. इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल
एंड कमर्शियल मैनेजमेंट। मतलब इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मैनेजमेंट में ये काफ़ी बड़ा पार्ट है। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दीज प्रोसेसेस। मतलब इस सारे प्रोसेस, ये जो भी प्रोसेस है, इसकी हिस्ट्री को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द नेचर ऑफ द मार्केट एंड कॉमर्स हैज़ कंटिन्यूड टू चेंज। मार्केट और कॉमर्स का जो कुछ भी हिस्ट्री रही है वो दिन ब दिन चेंज होते जा रही है गाइस। आपने ये भी देखा होगा कि पहले चीज़ें सस्ती मिलती थी, अब वो महंगी हो गई। ये क्यों? क्योंकि इसमें चेंज आया हुआ है। अकॉर्डिंगली द नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज़ कंटिन्यूड टू चेंज। ह्यूमन के बीच का इंटरैक्शन, के बीच के रिलेशनशिप्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी सोशल रिलेशंस है वो चेंज आ चुके हैं। मतलब उसमें चेंज होना शुरू है। टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इस डेवलपमेंट को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की हिस्ट्री को पढ़ें। नेक्स्ट, मैनेजमेंट स्टडीज़। In order to understand various factors involved in the chain of production, such as means of production, human resources, and processes of production, as well as the chain of market and sales management, etc. टुकड़ों में देखते हैं गाइस, तो आपको ज़्यादा आसान जाएगा समझने में। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर्स, काफ़ी सारे फैक्टर्स समझने के लिए जो कि इन्वॉल्व्ड थे, which were involved in the chain of production such as means of production। मतलब एक लगातार कुछ ऐसे प्रोडक्शंस में, मतलब एक चेन ऑफ प्रोडक्शन में, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेस, प्रोसेस प्रोडक्शन, उसके साथ साथ चेन ऑफ मार्केट और सेल्स मैनेजमेंट। इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ नॉलेज ऑफ सिमिलर फंक्शनल सिस्टम्स ऑफ द पास्ट। मतलब वैसे के वैसे जो भी फंक्शन सिस्टम्स थे वो पास्ट में कैसा काम करते थे उसके बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमें। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ पीपल वर्किंग एट वेरियस लेवल्स इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग फॉर हेल्दी मैनेजमेंट। ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम जो भी इंसान काम कर रहा है उसका साइकोलॉजिकल मतलब कैरेक्टर देखे, वो मेंटली कैसा है वो देखे। मतलब जो अलग अलग लेवल्स पे काम कर रहा है इस चेन ऑफ प्रोडक्शन और मार्केटिंग में, ताकि एक हेल्दी मैनेजमेंट हो, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बने रहे। In order to achieve it, understanding of the social and economic institutions that support the industrial and commercial process is important। यानी इसको अचीव करने के लिए जो भी सोशल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रोसेसेस के लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम समझें। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन दिस रिगार्ड मेक्स द मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल्स ईजी। यानी अगर हम इसका नॉलेज ले लें तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा ये सब कुछ समझने में। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, आर्ट्स। It is important to understand the development of various art forms with the help of their style of expression and their foundation in the form of intellectual, emotional, cultural traditions। यानी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो भी अलग अलग आर्ट फॉर्म्स जो कुछ भी डेवलप हुए हैं उसको समझे उनके स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन देखकर, यानी वो किस तरीके से हुए, कैसे हुए, और ही और उनके अलग अलग उनकी कल्चरल और इमोशनल ट्रेडिशंस देखकर, यानी इन शॉर्ट हम उसको पूरा तरीके से समझें। द की टू द एक्सप्रेशंस इन एनी आर्ट फॉर्म, emotional temperament of the artist and the development history of the respective art form can be understood with the help of cultural history। ये सारी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताई ये हम कल्चरल हिस्ट्री से समझ सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ इंक्लूड डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। यानी इन सारी चीज़ों में ये मतलब ह्यूमैनिटीज़ में ये सारी चीज़ें आ जाती है। टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन्स, इसका मतलब अगर हमें वो
मतलब ये सारी चीज़ें का ओरिजिन कैसे हुआ और इनका डेवलपमेंट कैसे हो ये देखना है, तो हमें इसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट इसका मतलब ऐसा है, ऑल डिसिप्लिन्स आर सपोज टू हैव देयर ओरिजिन फिलोसॉफी। यानी ये सारे जो भी डिसिप्लिन्स थे, यानी हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह, ये सारे के ओरिजिन हुई है फिलोसॉफी में। एंशियंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राई टू स्पेक्यूलेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिवर्स एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। यानी जो भी पुराने लोग थे, उन्होंने इस रिलेशन मतलब यूनिवर्स और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बीच के रिलेशन को समझने की कोशिश की है। इट गेव राइज टू वेरियस माइथोलॉजिकल स्टोरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड। इसने कई सारी रूमर्स या फिर कई सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज दी है इस वर्ल्ड के ओरिजिन के बारे में, यानी द यूनिवर्सल ऑर्डर या फिर ह्यूमन लाइफ के बारे में, गॉड्स एंड गॉडेस, रिचुअल्स एंड देयर फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन। यानी इन सब के बारे में हमें कई बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली है इस स्टडी के बारे में जो पुराने लोगों ने किया था। रूट्स ऑफ फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग्स आर टू बी फाउंड इन दीज माइथोलॉजिकल स्टोरीज। यानी जो भी फिलोसॉफिकल चीज़ें थी वो इन माइथोलॉजिकल स्टोरीज में, मतलब इसकी मेन जो कारण था, यानी इसकी जड़ें इन द सेंस इनके मेन कारण ही हमें पता चलता है। Various disciplines under humanities have theoretical foundations based on philosophical theories। यानी वेरियस डिसिप्लिन्स अंडर ह्यूमैनिटीज़, मतलब ये ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जो भी डिसिप्लिन्स है, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह, हैव थेरोटिकल फाउंडेशंस बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल थ्योरीज। यानी जो भी फिलोसॉफिकल थ्योरीज हुई है उस पर कुछ ना कुछ थेरोटिकल रीजन्स है। ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दीज डेवलपमेंटल स्टेजेस। सिर्फ हिस्टोरिकल नॉलेज ही हमें हेल्प कर सकती है कि हम इस सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस को समझ सके। नेक्स्ट, अप्लाइड हिस्ट्री एंड आर प्रेजेंट। People often ask about the practical value of history. Yes, they do. The answer to the question about the nature of applied history answers this question as well. यानी ये जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं वैल्यू ऑफ हिस्ट्री के बारे में, ये इसका आंसर वही है कि अप्लाइड हिस्ट्री का नेचर क्या है। जो अभी हमने इतना बड़ा देखा, अप्लाइड हिस्ट्री ही है वो एक्चुअली। तो मतलब उसका ही आंसर ये भी है, द विजिबल एंड इनविजिबल रेलिक्स ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। यानी जो कुछ भी चीज़ें हो चुकी है, जो हमें ध्यान में भी नहीं आई या फिर जो हमें आ गई, वो आज भी किधर तो भी एग्जिस्ट करती है। वी नर्चर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, अट्रैक्शन टूवर्ड देम। यानी हमें एक एक तरह की क्यूरियोसिटी या फिर अट्रैक्शन रहती है उन चीज़ों की तरफ। उसके बाद कहा था गाइस में, हाँ, वी विश टू नो मोर अबाउट देयर हिस्ट्री बिकॉज दे रिप्रेजेंट द क्रिएटिव थॉट्स एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर एंसेस्टर्स। हमें वो सारी चीज़ें जानने की इसलिए इच्छा होती है क्योंकि जो भी हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी क्रिएटिव थॉट्स थे, उनके जो कुछ भी ट्रेडिशंस थे, वो हमें पता चलता है। इसलिए हमारी इच्छा होती है कि हम उनको जानें। हैंस इट बिकम्स नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड कॉन्जर्व इट फॉर फ्यूचर। इसलिए हम उसको कॉन्जर्व और प्रिजर्व करते हैं फ्यूचर के लिए, फॉर आर बेनिफिट एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। ताकि हमें तो पता ही चले पर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी ये सब कुछ पता चले। अप्लाइड हिस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द प्रिजर्वेशन एंड कॉन्जर्वेशन ऑफ आर हेरिटेज एंड मेक इट एक्सेसिबल टू पीपल। यानी अप्लाइड हिस्ट्री जो है वो जो हमारा हेरिटेज है, इसके प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन पे मेन फोकस डालती है। हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी जो कुछ भी हेरिटेज मैनेजमेंट है, यानी जो कुछ भी हेरिटेज साइट्स भी कह सकते हो आप, है मतलब इनको मैनेज करना भी एक प्रकार की जॉब है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़
क्रिएट करती है लोगों को जॉब दिलाने में. इन ब्रीफ, अप्लाइड हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट with the help of history and finding right direction for the benefit of our future. यानी हम अप्लाइड हिस्ट्री को कुछ इस प्रकार बता सकते हैं कि ये हमारे प्रेजेंट को समझती है और हिस्ट्री की हेल्प लेकर हमें एक सही दिशा दिखाती है जिससे हमें फ्यूचर में कुछ फ़ायदा मिल सके. अब मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज. कल्चरल हेरिटेज होते हैं दो टाइप्स के, टैंजिबल और इनटैंजिबल. टैंजिबल में ऐसे कल्चरल हेरिटेज रहते हैं जिसमें बिल्डिंग, आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स ऐसी चीज़ें होती हैं. और इनटैंजिबल में ये 6 चीज़ें यानी ओरल ट्रेडिशंस, उनकी लैंग्वेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, सोशल कस्टम्स, रिचुअल ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स और भी 3 हैं. Natural heritage. The concept of natural heritage gives importance to the thought of biodiversity. यानी नेचुरल नाम से पता चलता है कि उसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में हो सकता है. उसके 3 टाइप्स है, फ्लोरा, फौना और इकोलॉजी. और उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो फ्लोरा और फौना की लाइफ समझने में या फिर सस्टेन करने में हेल्पफुल है. इट इज़ एसेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू प्रिजर्व आर हेरिटेज. वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व कर सके. यूनेस्को, द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड some directives with the objective of promoting the cultural and natural heritage. यूनेस्को ने कुछ डायरेक्टिव्स अनाउंस किए हैं जो हमारे कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को प्रमोट करता है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज डायरेक्टिव्स लिस्ट ऑफ साइट्स एंड ट्रेडिशंस आर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज. इन्हीं डायरेक्टिव लिस्ट से हमें वर्ल्ड हेरिटेज के नाम के नीचे काफ़ी सारे साइट्स और ट्रेडिशंस का पता चलता है. द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज नाउ इंक्लूड्स वेस्टर्न घाट्स. द कास प्लेट्यू इन द डिस्ट्रिक्ट सातारा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. यानी यूनेस्को के वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज में वेस्टर्न घाट्स भी इंक्लूडेड है और कास प्लेट्यू इन द डिस्ट्रिक्ट सातारा, यानी डिस्ट्रिक्ट सातारा में जो कास प्लेट्यू है ये वेस्टर्न घाट्स का ही एक पार्ट है. अब गाइज मैं जो आपको कह रहा था कि इस चैप्टर का एक पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एनटीएससी से देखें तो आप, स्टेट बोर्ड से तो ये पूरा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें थियोरी बहुत सारी तैयार हो सकती है. पर अगर आप ऑब्जेक्टिव व्यू से सोच रहे हैं तो ये पेज जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा. तो एक्चुअली इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है गाइस, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा. तो अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको डिटेल में पढ़ लेना. पहले ये देखना, द इंडियन ट्रेडिशंस डिक्लेयर्ड एज ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज वाली साइड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस. अब गाइस हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज है ये चैप्टर ख़त्म करने के, आप देख सकते हैं बस इतना ही बाकी है हमारा चैप्टर. तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं ये. यहाँ पर पिक्चर दी है कैलासा टेम्पल वेरुल की. कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री. ये कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अप्लाइड हिस्ट्री में. द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज falls under the jurisdiction of the Archaeological Survey of India and India State Departments of Archaeology. आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होता है इंडिया में, मतलब जो एक्चुअली इंडिया स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्कियोलॉजी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, इसके नीचे ही जो कल्चरल हेरिटेज को कॉन्जर्व और प्रिजर्व करने की जो सारी चीज़ें रहती है वो इसके नीचे ही आती है. बिसाइड इंटैक यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इज एक्टिवली वर्किंग इन दिस फील्ड. मतलब वो भी इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है. द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज रिक्वायर्स पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स. अगर आपको ये काम ठीक से करना है तो कई ज़्यादा एक्सपर्ट्स लगेंगे अलग अलग फील्ड्स में. अब फील्ड्स कौन सी एक्चुअली,
वही फील्ड्स जो हमने देखा था ह्यूमैनिटीज़ के नीचे जो कुछ भी डिसिप्लिन्स थे उसमें। दे नीड टू बी डेली अवेयर ऑफ द कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्रीज ऑफ द हेरिटेज साइट। उनको इस हेरिटेज साइट के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हर एक फील्ड की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आर यूजफुल इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमॉन्ग देम। अप्लाइड हिस्ट्री के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम देखेंगे अभी। The operations necessary for the conservation, preservation, and development of the heritage site can be handled without causing any change in its original state। यानी आपको वो मतलब जो हेरिटेज साइट है उसमें कुछ भी बदल करने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे है उसी तरीके से उसको रहने देना है, और उसी तरीके से आप उसको उसके जो कुछ भी करना है मतलब कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन करना है वो उसके उसी स्टेट में पॉसिबल है। The local social structure and psychology of the local people, challenges faced by them in the present situations and their expectations can be surveyed in detail। यानी सोशल जो भी स्थिति है यानी जो भी लोकल पीपल सोचते हैं उसके बारे में ये सर्वेस कंडक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में समझ सकते हैं। ड्यू प्रिकॉशंस कैन बी टेकन टू अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल people by completing the projects of conservation, preservation and development of a heritage site। इसका मतलब ड्यू प्रिकॉशंस कैन बी टेकन यानी प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं टू अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल, कि जिससे हम पीपल को हर्ट भी ना करें इमोशनली, वाइल कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट्स ऑफ कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए हेरिटेज साइट। यानी उन प्रोजेक्ट्स के कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन और डेवलपमेंट को पूरा कर सकते हैं बिना किसी लोकल पीपल को हर्ट किए। पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेटेड। अब फैसिलिटेटेड का मतलब क्या? मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी मेड ईजियर। Systematic plan can be designed to employ the local skills in a creative way and create better opportunities of livelihood। यानी सिस्टमैटिक प्लान कैन बी डिज़ाइंड, प्लान्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं सिस्टमैटिक टू एम्प्लॉय द लोकल स्किल्स इन अ क्रिएटिव वे। मतलब जो भी स्किल्स है उनको एक क्रिएटिव वे में बाहर ला सके एंड क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लिवलीहुड, यानी जीने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं। एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स, नेक्स्ट टॉपिक। Knowledge of history can be supportive in the decision making with regard to respective legal provisions and public policies in the following fields। यानी जो भी हमारे पास नॉलेज है हिस्ट्री की वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आ सकती है अगर कोई हमें डिसीजन बनाना है लीगल प्रोविजंस में और पब्लिक पॉलिसीज़ के हिसाब से इन फील्ड्स में। म्यूज़ियम्स एंड आर्चीव्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था हमारे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में जो था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। आपने नहीं देखी तो देख लीजिए वो। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट, अभी हमने इतने डिटेल में उसके बारे में ही पढ़ा। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का मीनिंग आपको पता ही है। एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया, अब ये डू यू नो देख लेते हैं। द अर्लीस्ट म्यूजियम 6th century बिफोर कॉमन एरा in the world was discovered during the excavations at the city of Ur in Mesopotamia। ये डिस्कवर तब हुआ था जब ऊर नाम की सिटी मेसोपोटामिया में जो है जब काफ़ी ज़्यादा रिसर्च शुरू थी, उधर खोदबारी शुरू थी तब। द एग्जेकवेशंस वर कंडक्टेड बाय सर लियोनार्ड वुली। ये जो भी एग्जेकवेशंस हुए थे वो सर लियोनार्ड वुली के अंडर हुए थे। दिस म्यूज़ियम वॉज बिल्ड बाय द प्रिंसेस ऑफ मेसोपोटामिया, उधर की प्रिंसेस ने ये म्यूज़ियम बनवाया था। हर नेम वॉज एनी गैल्जी, यानी एनी गैल्जी था उनका नाम। शी हरसेल्फ वॉज द क्यूरेटर ऑफ द म्यूज़ियम, वही थी जो सबको इंट्रोड्यूस करती थी उस म्यूज़ियम में। अ नोटवर्दी फीचर ऑफ दैट म्यूज़ियम इज़ द क्ले टैबलेट्स इंस्क्राइब्ड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जिबिटेड आर्टिफैक्ट्स। जो भी क्ले टैबलेट्स है उधर वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, देखने लायक है। एक और बॉक्स, इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता के बारे में आप पिक्चर देख सकते हैं इधर, इसका कुछ इस तरीके से है। The Indian Museum at Kolkata was founded by the Asiatic Society in 1814 Common Era।
जो भी इंडियन म्यूज़ियम बनाया गया था वो कोलकाता में है, और वो एशियाटिक सोसाइटी के बारे में मतलब उन्होंने उसको फाइंड किया था। नैथानियल वैलिक, अ डैनिश बोटैनिस्ट, was the founder and the first curator of the museum. Nathaniel Wallach ने ये म्यूज़ियम फाउंड किया था। द फोटोग्राफ ऑफ द म्यूज़ियम सीन हियर इज डेटेड टू 1905। ये 1905 में खींची हुई फोटोग्राफ है जो मैंने आपको दिखाई। द म्यूज़ियम हैज़ 3 मेन डिपार्टमेंट्स, आर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ये 3 डिपार्टमेंट्स है उधर। अदर एफिलिएटेड डिपार्टमेंट्स आर conservation, publication, photography, exhibition, presentation, model making, training, library, and security. Every field mentioned here, I'm sorry, every field mentioned here requires expert personnel with specialized skills. यानी जो कोई भी फील्ड है यहाँ पर, उसके लिए वो सब कुछ एक्सपर्ट लोगों को रखते हैं जो उन चीज़ों को समझने की जो स्किल्स लगती है उसमें स्पेशलाइज्ड है। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, म्यूजियम क्यूरेटर्स, सोशियोलॉजिस्ट, आर्चीव मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, लीगल एक्सपर्ट्स, स्किल्ड फोटोग्राफर्स एक्सेट्रा। अब आपको समझ ही गया होगा। ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट। द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम मैनी मोर फील्ड्स इज रिक्वायर्ड। बहुत सारे लगते हैं। These experts need to have adequate knowledge of the ancient sites. इनको पुराने जगहों की नॉलेज चाहिए होना, मतलब ज़रूरी है। The historical background of the structural remains and artifacts. The historical background of the structural remains, और जो भी आर्टिफैक्ट्स है और जो भी उस चीज़ के जो भी पुराने चीज़ें हैं उसके बारे में भी इनको नॉलेज होना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दिस प्रोफेशनल्स। यानी जो भी प्रोजेक्ट्स है अप्लाइड हिस्ट्री के फील्ड में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ बनाता है इन प्रोफेशनल्स के लिए। मतलब पहले तो अब हम ये देख लेते हैं ये 2 बॉक्सेस। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो। आर्चीव्स preserve and store old documents, official records, old films, etc. These we know. The National Archives of India is in Delhi. Every state in India maintains its archives independently. और ये जो है ना गाइस, दिल्ली का जो आर्चीव है ये पूरे एशिया में वन ऑफ द बिगेस्ट आर्चीव है। Archives with a distinct purpose. The main office of the National Film Archives of India is located in Pune, Maharashtra. नेशनल फिल्म आर्चीव्स जो है वो पुणे महाराष्ट्र में है इसका ऑफिस। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1964 एज द मीडिया यूनिट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था इस नाम के नीचे। इट सर्व 3 ऑब्जेक्टिव्स: टू सर्च एंड ऑब्टेन रेयर इंडियन फिल्म्स एंड टू प्रिजर्व द हेरिटेज फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी कुछ ऐसी रेयर इंडियन फिल्म्स को प्रिजर्व करके रखना जो हम फ्यूचर जनरेशन्स को दिखा सके, जिसमें कई सारी हेरिटेज से रिलेटेड चीज़ें हो। टू कैटेगराइज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म्स, टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन एंड कैटलॉग्स एंड कैरी आउट रिसर्च इन द फिल्म। यानी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी फिल्म्स में उसको कैटेगराइज करना, और टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन एंड कैटलॉग्स एंड कैरी आउट रिसर्च इन द फिल्म। यानी वही कुछ डॉक्यूमेंटेशन और कैटलॉग्स को क्रिएट करना और उस रिसर्च में, मतलब उस फील्ड में रिसर्च कैरी रखना। टू एस्टैब्लिश अ सेंटर फॉर डिससेमिनेशन ऑफ फिल्म्स कल्चर। अब डिससेमिनेशन मतलब क्या? डिससेमिनेशन मतलब कुछ चीज़ों को, यानी इधर तो वो इन्फॉर्मेशन को ही पॉइंट कर रहा है, को वाइडली स्प्रेड करना। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है गाइस। इन दिस चैप्टर वी लर्नड अबाउट द रोल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री इन पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर अंडरस्टैंडिंग the importance of history for creating social awareness regarding the conservation, preservation of our cultural and natural heritage, using knowledge of history for this purpose, to enhance the professional skills of people and to develop industrial commercial field, to carry out preparatory work and plan for effective implementation of heritage projects, etc. It is essential to avoid vandalizing of historic and public places and to ensure that they are preserved for the benefit of future generation. अब यानी हमें हिस्टोरिकल जो प्लेसेस है और जो भी पब्लिक प्लेसेस है उनको ख़राब नहीं करना चाहिए गाइस। यानी कुछ उधर हमने कुछ पेंटिंग कर दी,
मतलब जो कुछ भी है हमें वैसे ही रहने देना चाहिए उसको, और उसको हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्रिजर्व करके रखना चाहिए। गाइज ये एक्सरसाइज है, ये तो आप खुद कर सकोगे अब मुझे लगता है, और ये आप एज आपका ये ले सकते हो, होमवर्क ले सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ये करना है तो गाइज यहीं पे फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे अभी। गाइज आई होप सो आपको ये चैप्टर पसंद आया। प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपको यहाँ पर वीडियो ला कर रखी है, मतलब ये मेरा काम है, और मैं आगे भी आपके लिए काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस लाऊंगा, बस आपका सपोर्ट बनाए रखे। और मैं आपको ये तो प्रॉमिस अब मैंने किया भी था और अब कर भी चुका हूँ कि ऐसी वीडियोस और आएंगी आपके लिए। बस आप थोड़ा सब्र रखिए, जितने लोगों से हो सके उतने लोगों से शेयर कीजिए, और इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवाइए प्लीज़ गाइस। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कोई नया सा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए लर्न, एक्सप्लोर, नरिश एंड एन्जॉय विथ फन स्टडीज़।